बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइकोपैथोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोपैथोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज़ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी क्या होता है? दिस स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस कैन इंक्लूडिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, सिम्टम्स, behavior, causing, genetic, biology, social, psychological, course, development, categorization, treatment, strategies and more। ठीक है, उन्होंने कहा है जो साइकोपैथोलॉजी है वो स्टडी करती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिस्ट के एलिमेंट्स को, जिसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक पर्सन है, जैसे उसके सिम्टम्स को भी देखा जाता है, उसके बिहेवियर को, उसके जेनेटिक इश्यूज़ देखे जाते हैं, बायोलॉजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली उसके कॉर्स को देखा जाता है, डिवेलपमेंट और उसकी कैटेगरीज़, ये सारे इस चीज़ों में देखा जाता है। यानी वो जो साइकोपैथोलॉजी है वो मेंटल इलनेस को स्टडी करती है, जिसमें सारी चीज़ें ये पाई जाती हैं, जिसको उन्होंने कहा है लॉन्ग लिस्ट एलिमेंट्स को स्टडी करती है। अब इसके उन्होंने कहा है साइन ऑफ पैथोलॉजी। उन्होंने कहा है देयर आर फर्दर साइन ऑफ द पैथोलॉजी, जिसमें उन्होंने कहा चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, चेंज इन मूड, excessive worry, anxiety or fear, feeling of distress, irritability और anger, low energy and feeling of fatigue, sleep disturb। जिसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो लोग हैं समझ लो साइकोपैथोलॉजी के हैं, वो डिफरेंट साइन होते हैं जो एक पर्सन फेस करता है, जिसमें उन्होंने कहा उसका खाने की हैबिट्स होती हैं, उसका मूड चेंज होता रहता है, फिर उसको एंजाइटी और फेयर महसूस होता है, और उसकी फीलिंग जो है वो डिस्ट्रेस रहती है। उसकी सबसे पहले क्या कहते हैं, जो स्लीपिंग है, वो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उनकी एनर्जी होती है वो इतनी लो हो जाती है जिसकी वजह से वो हर टाइम अपने आप थकावट महसूस करता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा डायग्नोस्टिक सिम्टम्स होते हैं, और इसके कुछ और टाइप बताए, जिसमें उन्होंने कहा DSM-5 के बारे में भी बताया है, जिसे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकली मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। डायग्नोस्टिक सिम्टम्स क्या हैं? प्रोफेशनल इंगेज इन रिसर्च एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी मस्ट बी यूज दिस सिम्टम टू अराइव एट कॉन्क्लूजन्स रिगार्डिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं साइकोपैथोलॉजी के, वो इंगेज रहते हैं तहकीक के मुताबिक, यानी एक इंसान जो है उसको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि वो बेहतर से बेहतर हो सके। फिर उसके बाद है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकली मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर, यानी DSM। द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकली मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर इज़ क्रिएटेड बाय द अमेरिकन साइकाट्रिस्ट एसोसिएटेड APA एज एन असाइनमेंट सिस्टम ऑफ द मेंटल इलनेस। यानी उन्होंने कहा है कि जो DSM है इसको अमेरिकन साइकाट्रिस्ट ने एसोसिएट किया, जिसमें उन्होंने कहा मेंटल इलनेस के बारे में असाइनमेंट दी गई और उसके बारे में पढ़ा गया। अब DSM-5 जैसे एक पेशेंट है, अगर हम उसके बारे में हम उसके सारी डायग्नोस कर लें कि उसको ये वो सिम्टम्स अपने बता रहे हैं, लेकिन हम DSM-5 में उसके सिम्टम्स देखेंगे कि ये किस से रिलाई कर रहा है, इसके सिम्टम्स किस से रिलेट कर रहा है, फिर उसके थ्रू हम बताएंगे कि इसको ये है, समझ लो शिज़ोफ्रेनिक का पेशेंट है या बाइपोलर का पेशेंट है। उसके थ्रू हम बहुत अच्छे से एक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है हु वर्क इन साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कौन है जो साइकोपैथोलॉजी में काम कर सकते हैं। उनके जस्ट एज द स्कोप ऑफ साइकोपैथोलॉजी इज़ ब्रॉड, रेंजिंग फ्रॉम द रिसर्च टू ट्रीटमेंट। So too is the list of type of professions who tend to be involved in this field। यानी उन्होंने कहा है जो प्रोफेशंस होंगे, रिसर्च की गई है जिसमें उन्होंने कहा है जो प्रोफेशंस होंगे, जाहिर सी बात है कि जब एक इंसान जो प्रोफेशनली तौर पर इसे बेहतर एक पेशेंट को बेहतर ट्रीट कर सकता है तो वो ही इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट बेहतर से बेहतर हो सके। तो इसमें कौन कौन से होते हैं जो प्रोफेशंस होते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाट्रिस्ट होते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं जो इसमें एक्सपर्ट हो वो ही वर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन साइकोपैथोलॉजी, उन्होंने कहा हाउ डू साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट डिसाइड व्हाट एक्सटेंड बियॉन्ड नॉर्मल बिहेवियर टू एंटर टू territory of the psychopathology। Psychiatrist disorder can be conceptualized as the referring to problem is four areas। फोर एरियाज कौन से हैं? यानी उन्होंने कहा फोर एरिया डेविएंस है, डिस्ट्रेस है, डिसफंक्शनिंग है, डेंजर्स है।
यानी उन्होंने कहा है कि जो साइकोलॉजी और साइकाट्रिस्ट हैं उन्होंने एक डिसाइड किया है कि किस तरह से, जो एक क्राइटेरिया बनाया है कि किस तरह से नॉर्मल बिहेवियर को हम देख सकते हैं। यानी एक इंसान है, अगर उसका कोई क्राइटेरिया बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एक इंसान बेहतर है तो उसे 4 क्राइटेरियाज है उसके मुताबिक देखा है, यानी डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शनिंग एंड डेंजरस। अगर इसके मुताबिक पूरा उतर सकता है तो वो नॉर्मल है, और अगर इसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतर सकता तो इनके मुताबिक देखा जाता है कि उसमें कौन कौन सी हालात पाई जाती हैं। अगर वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो वो नॉर्मल नहीं होगा, उसे कोई ना कोई बीमारी होगी। अब उसके बाद है कॉजेज़। ठीक है, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? उन्होंने कहा देयर फर्दर कॉजेज़ ऑफ साइकोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूडिंग जीन्स एंड ब्रेन केमिस्ट्री, क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, फैमिली मेम्बर्स विद मेंटल इलनेस, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, सब्सटेंस ऑफ अल्कोहल यूज़, और इसमें ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस भी होता है। यानी उन्होंने कहा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, यानी जीन्स या ब्रेन केमिस्ट्री, उसमें थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, या मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी इंसान ऐसे हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। जिसकी वजह उन्होंने कहा फैमिली मेम्बर या मेंटल हेल्थ है जिसकी वजह से वो देखे कि वो सही नहीं है, उस हालत से भी कॉजेज़ हो सकती हैं। या उन्होंने कहा है कि सोशल सपोर्ट ना मिली हो, ख़ुद को यूज़लेस फील करना, फिर या सब्सटेंस यूज़ करें तो उसकी वजह से भी इंसान इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। फिर उन्होंने कहा टाइप्स, उन्होंने कहा किस तरह की टाइप्स है जिसमें साइकोपैथोलॉजी के पेशेंट जो है वो इंसान बीमार ये महसूस कर सकता है। जिसमें उन्होंने कहा एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, डिएसोसिएटिव डिसऑर्डर हो सकता है, ओसीडी, शिज़ोफ्रेनिक, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। अब हम लास्ट है इसका हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, यानी स्टडी मेंटल इलनेस की हिस्ट्री है कि उसे किस तरह से स्टडी किया गया है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे since the earliest beginning of trying to make sense of mental illness. Although individuals with mental health issues still face stigma and a lack of understanding, think were very different in the past. यानी उन्होंने कहा है, हम इसको छोड़ देते हैं, हम अपनी एग्जांपल पढ़ते हैं कि यानी एक इंसान जो है, अगर वो मेंटल हेल्थ के बारे में देखा जाए तो अगर वो चीज़ों को फेस कर रहा है, वो फेस तभी कर पाएगा जब सामने वाला उसे उसके साथ देगा, उसको अप्रिशिएट करेगा या उसको तसल्लियाँ ही देगा कि नहीं तुम कर सकते हो, तो फिर तो इंसान मेंटली तौर पर अपने आप को कंट्रोल में रखेगा कि उसको मेंटली तौर पर अपने आप को हेल्थी रखेगा। लेकिन अगर उसका कोई साथ देने वाला नहीं होगा, उसको सब चीज़ें जो है वो फेस नहीं कर पा रहा होगा, उसे किसी की साथ की ज़रूरत होगी लेकिन वो नहीं दे पा रहा होगा, तो उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने कहा है जो एक पर्सन है उसकी मेंटल हेल्थ के लिए जो मेन इशू होता है वो होता है कि वो अपना फेस करे स्टिग्मा को, और उसकी जो लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती हैं वो भी उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदा करते हैं। जिसमें उन्होंने कहा इंसान का सबसे ज़्यादा अगर मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब होती है उसके पास से भी रिलेटेड हो सकती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को फेस करता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसमें रिजेक्शन भी हो सकती है, ये कोई चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ जाती हैं, फिर उसकी वजह से ब्रेन में हमारे जो कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं वो इम्बैलेंस फेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से इंसान मेंटली तौर पर डिप्रेस्ड हो जाता है और उसे बहुत से साइकोपैथोलॉजी ये बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जो तारी हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना ही, कल न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।